आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट मरकज़े निगाह रही, लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म हुई कि अब 27 अप्रैल को ही जो होना है वो होगा। चीफ जस्टिस साहब भी बार बार कहते रहे कि 14 मई हतमी तारीख है पंजाब में इलेक्शन की। मौलाना जो है वो किसी तरफ नहीं आएंगे, उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की उनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो सफ़र करेगी। तो उसमें उन्होंने जवाज़ ये तलाश किया कि खान साहब पॉलिटिशियन है ही नहीं। पहली बात ये है, तो हम सिर्फ सियासतदानों से बात करते हैं और वो सियासतदान नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब की कल गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है जून में भी इंतखाबात हो जाए। शायद कहीं ना कहीं से इशारा है उनको कि आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं। पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि वो अलग केस है, ये अलग केस है। देखें सर, दो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। 14 मई को इलेक्शन होने और उसके लिए किस तरफ रवाई जारी होने, और अगर जारी नहीं होती किस तरफ, तो फिर आप देखेंगे कि फिर बहुत बड़ा कोई हुक्म आपके सामने आ सकता है। एक उनको किस वजह से यकीन है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है दिलो जान से। तो इसलिए उनको इस बात की का पूरा यकीन है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। जो करना है कर लें, जिसको घर भेजना है भेज दें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट मरकज़े निगाह रही। तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की भी नज़रें उसी तरफ थीं और तमाम जमातों के लोग सिवाय मौलाना फजलुर रहमान साहब के बाकी जमातों के लोग वहाँ पर पहुँचे और अपना अपना नुक्ता नज़र पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक मौका दिया। एक तरह से नज़र आता है कि अगर सियासी लीडरशिप किसी एक तारीख पर मुत्तफ़िक हो सके, लेकिन लगता है कि आज का मौका भी गंवा दिया गया और सब ने यही कहा कि जी तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातों ने यह कहा, हुकूमती जमातों ने, कि एक ही वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही वक्त पर होने चाहिए। इससे ज़्यादा बात आगे बढ़ नहीं सकी। तारीख तो बहुत दूर की बात थी। यह भी कहा गया कि ईद के बाद तक मौका दे दिया जाए, ईद के बाद हम देखेंगे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म हुई कि अब 27 अप्रैल को ही जो होना है वो होगा। तब तक हो सकता है कि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप किसी एक तारीख पर इत्तेफाक कर ले तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर मामला शायद देखे जाएँ कि आगे बढ़ सकते हैं या कुछ हो सकता है। अभी तक यही मौक़िफ़ है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी यही है और चीफ जस्टिस साहब भी बार बार कहते रहे कि 14 मई हतमी तारीख है पंजाब में इलेक्शन की। ये फ़ैसला हम दे चुके हैं। जितनी भी इसके बाद बातें हुई हैं उससे इस पर असर नहीं पड़ेगा। 14 मई की तारीख ही है और इलेक्शन करवाने होंगे। 27 तारीख इसलिए भी अहम है कि 27 तारीख एक और मौका दिया गया है हुकूमत को कि 21 अरब रुपये ट्रांसफ़र किए जाएं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस के लिए। अब देखना यह है कि ईद के दौरान और ईद के बाद क्या होता है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप की ये जो मुज़ाकरात की कोशिश है ये जारी रहती है। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये सामने आया। शाह महमूद कुरैशी साहब पेश हुए तहरीक इंसाफ की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर ज़मान कायरा साहब थे, नून लीग की तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक थे। और इसमें बात ये सामने आई, शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर मैं कोट करूँ तो उन्होंने कहा कि जी हम तो आइन और कानून के पाबंद हैं, हम उसकी पासदारी करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगी हम ज़रूर उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे और हम तो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन लगता यही है कि अदम इत्मीनाद बहुत ज़्यादा है तमाम जमातों में, क्योंकि शेख रशीद साहब ने कहा जी ये दोनों ईदें इकट्ठी ना हो जाएं। और शाह महमूद कुरैशी साहब का भी ये कहना था कि जी फ़लस्तीन और कश्मीर पे भी मुज़ाकरात ही चल रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात एक डिलिंग टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। आज हम सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। सैयद मुज़म्मिल शाह मेरे साथ है। मुज़म्मिल, अगर तो कुछ होना होता, मैं इसमें नाउमीद नहीं होता, मुज़ाकरात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो लोग आइन पर एग्री नहीं कर सके, 90 दिन पर एग्री नहीं कर सके, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मान सके, वो एक दूसरे की बात कहाँ मानेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है उसामा। कल भी हमने शो में यही बात की थी कि अगर मुज़ाकरात की ऑप्शन इनको अब दी गई है तो अब अगर ये फ़ायदा उठाने वाले होते तो सुप्रीम कोर्ट की दहलीज़ पे हर चीज़ ना पहुंचती, क्योंकि जमहूरी माशरों के अंदर फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट्स में नहीं होते, ना ही वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसी जगह है जहाँ पर इशूज़ को सेटल किया जाए। वो पार्लियामान का फ्लोर होता है। तो अगर सियासतदान पार्लियामान में बात करने से फ़ेल हो चुके हैं, वैसे मुज़ाकरात करने से फ़ेल हो चुके हैं, इसके अलावा किसी भी कौमी या बैनुल-अक़वामी इशू के ऊपर कंसेंसस करने पे फ़ेल हो चुके हैं, तो फिर ये एक्सपेक्ट करना कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ये बात कर लेंगे, वो भी 24 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, ये तो इम्पॉसिबल था। तो ऑब्वियसली मैं तो पेसिमिस्ट था इसको लेकर, और वैसा ही हुआ है जो नज़र आया आज हमें कि मुज़ाकराती अमल जो है वो इतना सूदमंद साबित होता दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आपने बात इंट्रो में की जी, तो उसमें भी यही है कि कल भी हमने ये प्रेडिक्ट किया था कि उसमें मौलाना जो है वो किसी तरफ नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की उनकी अपनी पॉलिटिक्स जो है वो सफ़र करेगी अगर वो इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात करते हैं तो उसमें उन्होंने जवाज़ ये तलाश किया कि खान साहब पॉलिटिशियन है ही नहीं। पहली बात ये है। तो हम सिर्फ सियासतदानों से बात करते हैं और वो सियासतदान नहीं हैं।
तो इसमें ऑब्वियसली डेडलॉक जो है वो बरकरार है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और एक चीज़ जो थोड़ी सी मैंने देखी, सॉफ्ट कॉर्नर जिसको कहते हैं, राना सनाउल्लाह साहब की कल गुफ्तगू सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है जून में भी इंतखाबात हो जाए। अब पहले तो वो अक्टूबर से पहले किसी महीने का नाम लेने को तैयार नहीं थे, बल्कि अक्टूबर से बाद भी, अक्टूबर के बाद बिल्कुल हो सकता है आगे चले जाएं। तो अब उनकी गुफ्तगू में हमें जून सुनाई देना शुरू हो चुका है। तो ये एक डेवलपमेंट सिर्फ देख सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं से इशारा है उनको कि आपके पास ऑप्शंस बहुत कम हैं और आपको आज नहीं तो कल ये बात करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली रियलाइज़ तो करती है गवर्नमेंट भी कि हम इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकते, ज़्यादा खींच नहीं सकते, तवालत नहीं दे सकते। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि मुज़ाकरात का जो अमल है इसको शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि मई में इंतखाबात नहीं होंगे। ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी दी गई है पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कि वो आएँ और बात करें। लेकिन चूँकि इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच फॉर्मेशन, इसमें आला अदलिया के जजेस और 2 जूनियर जजेस, उन तमाम के ऊपर ही एतराज़ात हैं। तो इसीलिए इसको फ़रीक के तौर पर पेश करना या फिर सालसी का किरदार अदा करते देखना मुझे पहली नज़र आ रहा था कि ये हो नहीं सकता। सिद्दीक जान, आज की सबसे अहम डेवलपमेंट क्या रही है अदालत में? देखें उसामा भाई, आज के दिन की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है इलेक्शन कमीशन को बुलाकर भी कि आप 14 मई के इलेक्शन की जो हमने तारीख दी हुई है वो फैसला इन फील्ड है और आप 14 मई को इलेक्शन करवाने के हवाले से तैयारियां जो है वो जारी रखें। दूसरा, आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जिस तरह से पीडीएम के रहनुमा आए, आज वो बड़े ताबेदार बनकर, और ये अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज बड़ा उन्होंने अदालत के सामने अपनी माजूरात रखी और उन्होंने अदालत के सामने जो भी अपना मौक़िफ़ तो रखा और उन्होंने अदालत को कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक दिन इलेक्शन होना चाहिए, पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए। और आज तो बड़ी तब्दीली थी कमरा अदालत के अंदर, लेकिन फिर हुआ ये कि क्योंकि मैं तो आज पूरा दिन कोर्ट रूम में रहा और कुछ ही देर पहले वहाँ से आया हूँ, लेकिन फिर ये पता चला कि जो मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ थी। लेकिन आज तो बड़ा अच्छा रवैया था और चीफ जस्टिस ने तारीफ भी की पीडीएम के रहनुमाओं की कि उन्होंने अदालत के फैसले को माना और आज भी उन्होंने अदालती फैसले को माना और अदालती फैसले को मानते हुए ही उन्होंने जो है वो आज अदालत के सामने अपनी गुजारिशात जो है वो रखी हैं। लेकिन आज जो तहरीरी ऑर्डर जारी हुआ है उसमें 26 तारीख को बताया गया कि 26 अप्रैल को पीडीएम का इजलास होगा, उसमें तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत के हवाले से फैसला होगा और बल्कि पीटीआई से बताया गया कि रब्ता कर लिया गया है और 27 को सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब सुनेगी और 27 तक 21 अप्रैल जारी करने हैं। अगर 21 और 27 अप्रैल तक जारी ना हुए तो फिर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा हुक्म भी आ सकता है। लेकिन इसमें सिद्दीक, अगर ये 26 की जो आप बात कर रहे हैं, एक दफ़ा ये कहा जाए अदालत में जाके जी हम मुज़ाकरात करें, हमें और मौका दे दें और रकम ना ट्रांसफ़र करें, इस बुनियाद पर कि जी हम बात कर रहे हैं लिहाजा हमें मौका दे दिया जाए, तो फिर देखें पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि वो अलग केस है, ये अलग केस है। देखें सर, 2 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक केस है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था 14 मई वाला और वो सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पेंडिंग है, उसको सुप्रीम कोर्ट देख रही है। ये एक और दरखास्त है जिसमें शाखावर साहब वकील हैं और इस दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, उसमें मुशावरत का टाइम दिया गया है। लेकिन जो 21 अरब रुपए देने वाला फैसला है वो दूसरे केस में है जिसके हवाले से कल जो है वो तहरीर हुक्मनामा आया है जिसमें कह दिया गया है कि अगर जो भी मनी बिल है अगर वो मुस्तरद हो जाता है तो इसका मतलब है कि हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ऐवान का एतमाद हासिल नहीं रहा। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, मुशावरत ये करते हैं नहीं करते, तारीख देते हैं नहीं देते, ये अलग मामला है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बरकरार है, 14 मई को इलेक्शन होने और उसके लिए 21 अरब रुपए जारी होने, और अगर जारी नहीं होती 21 अरब तो फिर आप देखेंगे कि फिर बहुत बड़ा कोई हुक्म आपके सामने आ सकता है। अच्छा, अब जो हमारी दूसरी खबर है, टॉप स्टोरी आज की हमारी मुज़ाकरात है। अब ये क्या आपको ये जारी रहेंगे ईद के दौरान भी, ईद के बाद भी, और इसी तरह से बातचीत होती रहेगी और 27 तारीख तक हम यही देखेंगे जी बातचीत हो रही है हर तरह से। लेकिन फजल रहमान साहब, इसका मतलब है कि अकेले रह गए हैं, सिर्फ वाहिद वो रह गए हैं अभी इस पॉलिटिकल लीडरशिप में जो कह रहे हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे। शायद उनको भी मना लिया जाए, अगर वो नहीं मानते तो बाकी लोग तो मुज़ाकरात की तरफ आ चुके हैं। बिल्कुल, पहले तो इनकार ही किया उन्होंने और उसके बाद जब बिलावल साहब ने ज़्यादा कंपेल किया, उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, तो बात यहाँ पर ख़त्म हुई है कि उन्होंने कहा है कि चलें मुशावरत का और मौका दें हमें। तो ऑब्वियसली जो उसमें उनकी इंटेंशन तो नहीं है इतनी बातचीत करने की, और अगर होती भी है तो मौलाना साहब को छोड़कर ख़ास तौर पर जरदारी साहब का आना
या पीपल्स पार्टी का मौलाना साहब को साइडलाइन कर देना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ ही चले हैं। आपको मालूम है कि पुराने इत्तेहादी हैं उनके। और इसके साथ साथ इंतखाबात का जो मामला है, इस पर मुझे लगता है कि दोनों तरफ से ही जो गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात थे वो भी ख़त्म नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर पार्लियामान से बिल पास हो रहे थे तो दूसरी जानिब से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो बेंच फॉर्मेशन थी उस पर जो एतराज़ थे गवर्नमेंट को, उसको भी हल नहीं किया। और गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही रहा है कि आपने ऐसा माहौल पैदा किया है कि सिर्फ 3 जजेस हैं शायद सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा कोई है नहीं। तो अब एक और चीज़ भी है कि आर्टिकल 224 की तो बात होती है जिसमें 90 रोज़ का कहा गया है कि 90 रोज़ से तजावुज़ नहीं हो सकता, लेकिन 224A के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब इंतखाबात होंगे तो पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स होंगी। अब पूरे मुल्क में केयर टेकर गवर्नमेंट्स इस मौके पर नहीं है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही साइड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप 224B की बात कर रहे हैं, हम 224A की बात कर रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन इतनी आसानी से साबित होने देंगे। उनका यही कहना है कि अगर पूरे मुल्क के अंदर निगरान हुकूमतें नहीं होती और ख़ाली पंजाब का इलेक्शन होता है तो 65% पाकिस्तान इस पंजाब, अगर उसका फ़ैसला पहले से हो चुका है तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाद में कौमी असम्बली के इंतखाबात पे उसका असर ना हो। जो पार्टी यहाँ डोमिनेट करेगी वही सेंटर में डोमिनेट कर जाएगी। तो इसलिए सारी गेम लाहौर की बिलखसूस पंजाब की है और उसमें गवर्नमेंट यही फ़ील करती है कि अगर पंजाब हाथ से निकला तो फिर उसके बाद इंतखाबात जो भी होंगे वो मानी खेज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले ही फ़ैसला हो जाएगा कि किस तरफ ये ऊँट बैठना है। तो इसीलिए स्टेक्स बहुत हाई हैं और पीपल्स पार्टी के पास इतना कुछ लूज़ करने के लिए नहीं है। PDM ही लूज़ करेगी इस सारी गेम के अंदर, उनके लिए लूज़ लूज़ सिचुएशन है। तो अगर मुज़ाकरात का वक्त मिलता भी है, कुछ डिसाइड होता है या नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कैटेगोरिकली कह चुकी है कि 14 मई की तारीख आपके सामने है और इसको आपने जो है वो इसको अवॉइड करना है। तो इसीलिए ये देखना पड़ेगा कि अब मुज़ाकराती अमल में कितना आगे जा सकते हैं। लेकिन नून लीग अब भी टिकट्स नहीं दे रही और नून लीग का ये कहना है सिद्दीक जान के किसी सूरत 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे। राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं, लेकिन भी मुजम्मिल ने भी पॉइंट आउट किया कि पहली दफ़ा शायद कि राना सनाउल्लाह ने जून की या अक्टूबर से पहले की बात कम से कम की है, वरना पहले तो ये था कि अक्टूबर में नहीं होने। ये जो हुकूमत को यकीन दहानी थी, अच्छा सिद्दीक से हम दोबारा बात करेंगे मुजम्मिल, ये जो हुकूमत की यकीन दहानी थी कहीं ना कहीं से, कहीं क्वार्टर से कि जी आप ठीक है आप कह दें, या उनको यकीन था कि जी हम जो कह रहे हैं वही होगा, अक्टूबर में इलेक्शंस नहीं होंगे, वो अब हमें कुछ हिलता हुआ नजर आ रहा है। वो जो कॉन्फिडेंस था या वो एतमाद था। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की भी मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से, वो जी दिफाई अमूर, हमें भी पता है कहीं ना कुछ पैगाम तो होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें और जो वजारत दिफा की रिपोर्ट गई है उसमें तो जो बातें की गई हैं उनमें है कि जी TTP, IS फाइटर्स, इसके अलावा अदम इस्तेहकाम, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो सकता है। इसके अलावा कई ममालिक हैं उनके पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ख़तरनाक अज़ाइम हैं, जिनमें इंडियन स्पाई एजेंसी रॉ है, और इसके अलावा पूरी जंग भारत के साथ, खुदा न खास्ता ऑल आउट वॉर, खुली जंग भी भारत के साथ हो सकती है अगर अभी इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो ये ऐसा सिनारियो है कि यानी कोई पॉसिबिलिटी रह नहीं गई, तमाम खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है। मगर कुछ बाखबर लोगों का ये कहना है, सिद्दीक जान अगर आप मेरी बात सुन सके हो तो मैं वरना दोहरा दूं, आप जो बातें अभी तक हुई कोई बात नहीं। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि नून लीग को ये यकीन था कि इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे, बल्कि अब भी वो कहते हैं 14 मई को इलेक्शंस किसी सूरत नहीं होने, अक्टूबर से भी आगे का उनको यकीन था, अब वो जरा मुतज़लज़ल हो रहा है क्योंकि अभी तक नून लीग ने टिकट्स नहीं दिए लोगों को, और इसी वजह से कि वो कह रहे हैं जी इलेक्शंस तो होने ही नहीं है तो हम पंजाब में टिकट क्यों दें। लेकिन अब क्या उनका यकीन मुतज़लज़ल होना शुरू हो गया है, क्योंकि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात होती है शहबाज शरीफ साहब से। इससे पहले हम देखते हैं जो दिफाई सेक्रेटरी हैं या वजारत दिफा की जो रिपोर्ट सबमिट करवाई गई सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो तमाम चीज़ें बता दी गई कि जंग भी छिड़ सकती है भारत के साथ अगर अभी इलेक्शंस करवाए गए, दहशतगर्द हैं, एजेंसियां हैं, वो सब एक्टिव हैं, इसलिए अभी इलेक्शंस ना करवाए जाएं। मेरा गुजारिश करने का मकसद यह है कि जो कुछ हो सकता था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, जो भी इलेक्शन डिले के लिए जो उनका मौक़िफ़ है, सही या गलत वो अलग बात है, वो पेश कर चुके। 14 मई फिर भी उसके बाद तारीख आ गई। अब नून लीग जो है उसके कॉन्फिडेंस की क्या वजह कहते हैं अब भी 14 मई को इलेक्शंस नहीं होंगे, और ये जो अक्टूबर से पहले वो आ गए हैं, वो जो यकीन मुतज़लज़ल हुआ है कि अक्टूबर के बाद भी इन्होंने, उसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए दो चीजें हैं, एक उनको किस वजह से यकीन है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी है दिलो जान से, तो इसलिए उनको इस बात की का पूरा यकीन है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते, जो करना है कर लें, जिसको घर भेजना है भेज दें। एक तो ये मामला है। दूसरा जो है कि आप ये 8 अक्टूबर से पीछे क्यों आ रहे हैं कि हम चलें करवा देते हैं इलेक्शन, उसकी वजह यह कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से मामले को लेकर चल रही है, इनको पता है कि इलेक्शन तो हमें कराने पड़ेंगे। और दूसरा ये भी बड़ी क्लैरिटी है,
कि आगे जो है वो सितंबर में काजी फाइज साहब आ जाएंगे। तो अभी तो ये बंदियाल साहब के खिलाफ अदालत के अंदर से उनके खिलाफ चीज़ें करके और पार्लियामेंट से करके, मीडिया के जरिए करके, इलेक्शन कमीशन के जरिए करके और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब काजी फाइज साहब आ जाएंगे वो तो इनको बहुत पसंद है, उनके तो ये गुण गाते हैं, उनको तो ये कहते हैं कि उनसे मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन वो जज हैं। तो जब उनको भी ये ऑर्डर तो देना पड़ेगा कि इलेक्शन करवाएं। ये नहीं हो सकता कि वो आके बैठे और वो कहें कि जनाब 1 साल के लिए आप एक्सटेंशन ले लें असेंबली की, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए इलेक्शन इनको कराने पड़ेंगे। तो इनका ये है कि हम बस किसी तरह से जो है वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कहीं मतलब जितना आगे लेके जा सकते हैं ले जाएं। ये सारी कोशिश जो है वो इनकी जानिब से हो रही है। और मैं वैसे आपको बता दूं, मैंने शायद कल भी हवाला दिया था, बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से अगले 10 दिन में आ सकता है। जब ये ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो ये बस ये हुकूमत जो है ये भी अपना जो है वो रखे, ख्याल रखे, किसी वक्त इनके लिए बड़ा हुक्म आ सकता है। और ख़ास तौर पे निगरान जो वज़ीर आला पंजाब हैं जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वो तो ज़रूर अपना सामान शमाम जो है वो समेटना शुरू कर दें। ये आपने बहुत बड़ी खबर दे दी है सदीक, और मुझे इतना अरसा हो गया आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करते हुए, उससे पहले भी। तो आप जब खबर देते हैं तो वो मुझे नहीं याद कि वो खबर कभी गलत हो, लेकिन बहरहाल आपने कुछ चीज़ें इशारे-ओ-नामे में भी कही हैं। मुज़म्मिल 27 तारीख अगले 10 दिन में ही आ रही है, तो सदीक जान ने कुछ चीज़ें बता दी इशारतन कि इलेक्शंस का भी और साथ ये कि निगरान सेटअप उसका भी वैसे तो खान साहब तो ये कह रहे हैं ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन हो सकता है ज़मान पार्क में, तो उनका वो भी कोई सरप्राइज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे। लेकिन जी ये सुप्रीम कोर्ट से 27 तारीख का जो है सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कह दिया हुआ है। तो अगर नहीं होता तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो रिटन ऑर्डर में बड़ी दिलचस्प बात मैंने वो पढ़े, पूरा ऑर्डर मैंने पढ़ा है जो आया, तो उसका वाज़ेह लिखा था जिस पे अटॉर्नी जनरल भी हिल गए। उन्होंने कहा जो आप बिल नहीं पास करवा सके इसका मतलब आप समझते हैं ना, इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल कहा नहीं हमारे पास मेजॉरिटी है। उन्होंने कहा फिर दूसरा ये कि आपसे कुछ गलती हो गई है, और ये कि फिर तौहीन अदालत है, वरना जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो 27 एक तो तारीख है, तो अगले ये जो हम देख रहे हैं ईद के फ़ौरन बाद 10 दिन बहुत अहम है। मुज़ाकरात अपनी जगह वो साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन उससे लीगल प्रोसीडिंग्स पर या ये जो फैसला हो चुका है 27 का, ये तो कहीं नहीं जा रहा। बिल्कुल देखें उसामा, अगर कानून तोड़ा भी हो ना आपने, जिस तरह से पाकिस्तान की तारीख भी बताती है आपको कि जब जो है वो गुलाम मोहम्मद साहब जो कि गवर्नर जनरल थे, जब उन्होंने जस्टिस मुनीर वाला फैसला करवाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली को डिसॉल्व किया, तो उनको भी कोई ना कोई लेजिटिमेसी चाहिए थी। उससे पहले मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस जो सिंध हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ, तो उनको मालूम था कि अगर मैंने ये असम्बली डिसॉल्व भी की है तो मुझे कहीं ना कहीं कानून का सहारा चाहिए। इसी तरह जितने डिक्टेटर्स बाद में आए उन्होंने भी अपने रूल को लेजिटिमाइज़ करने के लिए कुछ ना कुछ जो उसका सहारा लिया, उसके बगैर नहीं चल सकते। मुशर्रफ साहब बिल्कुल LFO ले आए, PCO ले आए। तो इस गवर्नमेंट को भी इस बात का अंदाज़ा है कि अगर आपने 90 रोज़ में इंतखाब नहीं भी करवाने तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगले 10 साल तक यहीं इस तरह बैठ सकते हैं। कोई ना कोई जवाब तो फराहम करना पड़ेगा ना आपको, और उसके लिए यही है कि आप 1-2 महीने ड्रैग कर लेंगे, इसके बाद आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हमें कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी चाहिए। अदरवाइज आर्टिकल 6 जो है वो हमारा पीछा करता रहेगा इसके बाद में, तो सारी ज़िंदगी का इक़्तिदार तो नहीं है यहाँ पे। बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट मुज़म्मिल आपने रेज़ किया है। बहरहाल हम ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे। इमरान खान साहब तो तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, और उन्होंने सरप्राइज़ भी दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा, कुछ अपनी विकटें भी उन्होंने गिरा दी हैं, क्योंकि कई अहम लोगों को उन्होंने टिकट नहीं दिए, जबकि नून लीग इलेक्शन का बायकॉट कर रही है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। इमरान खान साहब एक तरफ तैयारी कर रहे हैं इलेक्शंस की, लोग उनसे कुछ नाराज़ भी हो रहे हैं। टिकट उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं, जिनमें सरप्राइजेस भी हैं। कुछ बहुत मजबूत लोगों को भी पंजाब में टिकट नहीं मिला, जिस पर लोग नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, गिले शिकवे भी हो रहे हैं। कुछ को कहा जा रहा है आपको हम कौमी असम्बली के टिकट में अकोमोडेट कर लेंगे, या ये कि बल्दियाती इलेक्शन जब होंगे तब देख लेंगे इस पर। लेकिन नून लीग तो बिल्कुल ही फ़रार है, क्योंकि वो कह तो रहे हैं ऑफिशियली कि जी हम बायकॉट नहीं कर रहे, 14 मई को इलेक्शन ही नहीं होने तो हम टिकट क्यों अनाउंस करें। सदीक जान, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह से टिकट्स अलॉट किए गए हैं, बताया गया, अब तो ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिए, बता दिया है। आपको क्या लगता है इससे कुछ मसला होगा तहरीक इंसाफ को, वक्ती तौर पर होगा, या ये मुश्किल पेश आ सकती है? वैसे तो हर पार्टी को ही होता है। देखें, इस बार जो मैंने लिस्ट देखी है बड़ा हैरान कुन है कि इमरान खान साहब ने कई हलकों में जो विनिंग हार्सेज हैं, जो रवायती तौर पे बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, जो कई बार रखे हैं, सूबाई असम्बली बन चुके हैं, उनको टिकट देने के बजाय बिल्कुल फ्रेश उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे हैं और अपने नजरियाती लोग उतारे हैं। अब इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि उनकी पॉपुलैरिटी उस नहज पे है, उस लेवल पे है
कि वो नए लोगों को उतार रहे हैं, तो वो भी जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली बन जाएंगे, पंजाब असम्बली बन जाएंगे। ठीक। अब उनका ये जो गेस्ट है इमरान खान साहब का, जो उनका कॉन्फिडेंस है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, ये तो ज़ाहिर है इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जितने बड़े बड़े लीडर्स जो पंजाब में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ना चाहते थे, वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार खुद से वो अपने आप को समझ रहे थे, तो उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। और इस बार एक और चीज़ ये देखी गई कि यूथ को ज़्यादा एकोमोडेट किया गया, और ख़ासतौर पर उन हल्कों में जहाँ से उनको पता है कि वहाँ से जीतना आसान है, तो वहाँ पे बिल्कुल ऐसे नौजवानों को उतारा गया है जिनको इमरान खान समझते हैं कि वो मुस्तकबिल के मुराद सईद और इस तरह के उनके लोग बनेंगे जिस तरह से मुराद सईद हैं वो ISF से आए और फिर आज उनकी आप देखते हैं पॉपुलैरिटी और तहरीक इंसाफ के साथ सिंसियरिटी। तो बाकी आज अदालत में ये बात भी हुई है कि इलेक्शन कमीशन को कहें, सुप्रीम कोर्ट जो है वो PDM की जानिब से अपील की गई, इस्तदा की गई, दरख्वास्त की गई कि जो टिकट जमा कराने की तारीख है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। तो उस पर मौजूद जजेस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो सेक्शन 58 आई थिंक है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत वो इलेक्शन प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं, इलेक्शन शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं, पोल डे को चेंज नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है। वो कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो शेड्यूल दिया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर आप रिटर्न एप्लीकेशन ले आए तो हम इस मामले को देख लेंगे। सही। अच्छा मुजम्मिल, ये जो इस तरह से हम देख रहे हैं, एक तरफ तैयारी है, नून लीग जो है वो तो कह रही है कि जी होने ही नहीं है इलेक्शन, तो कहीं फिर तो नून लीग कोई बहुत बड़ी गलती नहीं कर जाएगी अगर ये 14 मई को वाकई इलेक्शन हो जाते हैं? नहीं, उसमें पहले जो खबरें आ रही थी बायकॉट के हवाले से, उस पर खैर मुझे भी यकीन नहीं आया कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं। उसकी वजह कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिस भी पार्टी ने बायकॉट की जानिब जो है कदम बढ़ाया उसको नुकसान ही हुआ है। 80s के अंदर पीपल्स पार्टी ने भी ये करके देख लिया था और उसके बाद में उन्होंने सबक सीखा कि आइंदा से ये नहीं करना। बेशक 10 सीटें मिलें, 15 मिलें, लेकिन प्रेजेंस इंश्योर करनी है पार्लियामान के अंदर। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अगर नून लीग के लिए डिस्पैरिटी भी हो और कोई ख़ास मौका ना भी हो पंजाब के अंदर कोई अच्छी लीड लेने का, तो उसके बावजूद भी ओवरऑल अगर वो 20 से 25 सीटें भी नेशनल असम्बली में हासिल कर लें तो अपोजिशन लीडर कायम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। तो उसके बावजूद अगर वो बॉयकॉट करते हैं या इंतखाबात में उम्मीदवारान का जो इंतखाब है वो टाइम पे करते ही नहीं है तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। उसकी वजह यह है कि आप अपोजिशन में भी रहें और इफेक्टिव अपोजिशन करें, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप सियासत से आउट हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने भी 2013 में की अपोजिशन, 18 में उनको गवर्नमेंट मिली। तो इसी तरह सियासी पार्टियां जो हैं वो सिस्टम में आती रहती हैं और जाती रहती हैं, क्योंकि उसमें कोई फाइनलिटी नहीं होती कि एक आदमी अब अनपॉपुलर हो गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो ऑब्वियसली इनको सोचना चाहिए कि आप तैयारी की तरफ बढ़ जाएं। उसकी वजह यह है कि आप इतनी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं कर सकते कि अगर आपने ना माना तो इंतखाबात हो ही नहीं सकते। और भी स्टेक होल्डर्स हैं, और जो इस्टेब्लिशमेंट की पहले सदीक ने भी बात की, मुझे लगता है कि उसमें भी इतनी कन्विंसिंग सपोर्ट नहीं है PDM को, क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा उस तरह से। अगर होती तो हम देखते कि जब भी ऐसा हुआ है तो हर चीज़ मैनेज करके दी जाती है, चाहे वो RTS हो, चाहे वो जो है वो दीगर इदारे हों जो कि सपोर्ट भी कर देते हैं। इसके अलावा इतनी अपोजिशन जुडिशरी से भी नज़र नहीं आती जब टोटल सपोर्ट हो इस्टेब्लिशमेंट की। तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इज़ टोटली बैकिंग PDM। आई डोंट थिंक इट इज़। उसकी वजह यह है कि जब वो करती रही है तो फिर आपको अपोजिशन नज़र आती ही नहीं है मुल्क के अंदर। तो अगर इमरान खान साहब मैदान में अभी उनकी नाअहली नहीं हुई, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब की हो गई थी एक दौर के अंदर, या भुट्टो साहब के साथ जो सब कुछ हुआ था, तो इसका मतलब यही है कि इतना मैनेज करने की पोजीशन में वो नहीं है। उनको इल्म है कि पूरा मैंडेट वो नहीं छीन सकते। तो इसीलिए PDM को अगर ये लगता है कि उनको सपोर्ट वहाँ से मिल जाएगी तो वो भी उनके लिए बुरी खबर है कि ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा सिद्दीक, ये जो बायकॉट की या सेमी बायकॉट की बात हो रही है, कहते हैं कहते हैं हमने बायकॉट नहीं किया, लेकिन जिस तरह मुजम्मिल ने कहा वो टिकट्स ही नहीं अभी तक बता रहे, तो एक तरह से तो आप दिखा रहे हैं कि आप उस सिस्टम से पीछे हट रहे हैं या उस इलेक्शन प्रोसेस से पीछे हट रहे हैं। ये एक शिकस्त खुर्दा सोच भी नज़र आती है। लेकिन इसमें एक अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ नून लीग की, तो वो हमेशा डील के तहत ही आगे या पीछे हटते हैं। अभी अगर आप देख लें ख्वाजा आसिफ का बयान, आज़म नज़ीर तारिक साहब वज़ीर कानून का बयान, वज़ीर दिफा दोनों का बयान देख लें कि जी हमें तो बाजवा ने कहा था फलां को जज लगा दो, तो वो यानी हर पोस्टिंग में डील देखते हैं कि ये हमारे काम करेंगे, और वो फिर नहीं होता तो कहते हो ये क्या हो गया, आर्मी चीफ लगाना है, वो भी यही सोच करके हमारे काम करेगा तो फिर लगाना है। अब उनको अगर नजर आ रहा है कि वो डील नहीं हो रही, वो जो इलेक्शन से पहले काबीना डिसाइड हो रही थी शहबाज शरीफ के साथ, वो उस तरह से नहीं हो रहा काम, तो इस वजह से वो परेशान है। जो आप मुजम्मिल ने भी जो बात की कि इस्टेब्लिशमेंट की उतनी सपोर्ट नहीं जितनी वो चाहते हैं। देखिए, मैं बस एहतराम मुजम्मिल भाई से मैं भी इख्तिलाफ करूंगा इस बात पर कि
कहना कि इनको एस्टेब्लिशमेंट की वो सपोर्ट हासिल नहीं है। पिछले 1 साल में मुझे बताएं इंसानी हकूक की वो कौन सी पामाली है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। मुझे बताएं जो 25 मई से लेके और अभी ज़मान पार्क ऑपरेशन तक, जिस तरह से आपने देखा था कभी पहले आवाम के ऊपर रेंजर्स को इस तरह से इस्तेमाल किया गया और रेंजर्स से शेलिंग करवाई जाए, 25 मई से लेके उसके बाद जब जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी क्या कुछ नहीं हुआ। इमरान खान के ऊपर कितनी कत्ल की FIRs हैं, इमरान खान के ऊपर बगावत की FIRs हैं, इमरान खान के ऊपर तौहीन मजहब की FIRs कराई गई। वाकया वहाँ पे हुआ गुज़िश्ता बरस खाना काबा में और मस्जिद नबी में, और FIR यहाँ इमरान खान पर काट दी गई। ज़िले शाह की FIR इमरान खान पर काट दी गई। बगावत के मुकदमात इमरान खान पर हैं, मुल्क दुश्मनी के मुकदमात इमरान खान पर हैं। 150 उसके ऊपर FIRs हैं। लोगों को उठाया गया, लोगों को जो है वो नंगा किया गया, उनको करंट लगाया गया। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इमरान खान के ऊपर 150 FIRs हैं। इमरान खान की तकरीर कोई चैनल 1 मिनट के लिए भी लाइव नहीं चला सकता। इमरान खान के खिलाफ इतने घटिया तरीन केसेस जो है वो कर दिए गए हैं, और कितने ऑपरेशन किए गए हैं। कई बार ज़मान पार्क और किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया। अजहर मिशवानी को देख लें, वकास अमजद को देख लें, अभी आप आज देख लें कि अली अमन गंडापुर के साथ क्या किया जा रहा है। अली ज़ैदी आज जो है वो रिहा हुए हैं। कितने लोग तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार हुए, सोशल मीडिया कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, किस तरह से लोगों को उठा के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मीडिया के साथ जो कुछ किया गया, जो मीडिया हाउसेज इमरान खान को दिखाते हैं उनके साथ क्या किया गया है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट की एक होती है 100% सपोर्ट, यहाँ 150% सपोर्ट इनको हासिल है, जिसकी वजह जिसका नाजायज उन्होंने फायदा उठाया और इन्होंने जो है वो उससे इनको पता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए और इस्टेब्लिशमें की वजह से इक़्तिदार में, और इस्टेब्लिशमेंट ही इनको दोबारा ला सकती है। यही वजह है कि सदीक मैं भी आपसे 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। बाकी सब चीज़ें भी नजर आ रही हैं, खासतौर पे जो रिपोर्ट्स गई हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की उसमें भी है। लेकिन मुजम्मिल जो बात कर रहे हैं कि नाहल नहीं हुए उस तरह इमरान खान साहब, सिस्टम से आउट नहीं हुए, जिस तरह माजी में मियां नवाज शरीफ को या भुट्टो या उस दौर में देखा, उस लिहाज से वो कह रहे हैं कि उस तरह की नहीं है सपोर्ट। ना जलावतनी हुई है अब तक। अच्छा, जलावतनी तो इसलिए नहीं हुई कि इमरान खान खुद पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, वो भाग सकते थे। सदीक साहब, उसके बावजूद भी हुक्मरानों को यहाँ फोर्स किया जाता रहा है कि आप छोड़ के चले जाएं। सिकंदर मिर्ज़ा साहब के किया था अयूब साहब ने, तो तैयारा भेज के कहा था कि लंदन जाएं अगली फ़्लाइट से, यहाँ नहीं रह सकते आप। तो थोड़ी अगर तारीख का जायज़ा लें तो जो ट्रीटमेंट पहले रहा है, अगर उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ऑब्वियसली ये जो तमाम फैक्ट्स आप कोट कर रहे हैं ये भी पार्टिज़नशिप है। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट रहमो करम पे पीडीएम के छोड़ देती है इमरान खान को, तो फिर ये मुकदमात इसी स्पीड से हो सकते हैं विदाउट देयर सपोर्ट एज वेल। देखिए, मैं मुजम्मिल भाई, मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने जो वो कर सकते थे उन्होंने किया है। लेकिन इमरान खान एक तो वो मजबूत आसाब के मालिक हैं और उन्होंने मुकाबला किया है, उनकी पार्टी ने मुकाबला किया, पॉपुलैरिटी उनके पास थी। और जहाँ तक बात है नाइली ना होने की, देखें जो बाकी तो सब केसेस ऐसे हैं कि जिनमें कुछ भी नहीं है। 2 केसेस बड़े सीरियस बनाए गए, एक तोशाखाना का केस और एक जो टेरियान वाला जो केस लेके गए। टेरियान वाला भी तकरीबन वो आप देखेंगे कि फैसला महफूज है, आएगा तो जो समातों की हद तक, रिमार्क्स की हद तक तो हमें यही नजर आया कि वो नाकाबिल समात ही है। और जहाँ तक बात है तोशाखाना वाले में, उसमें इलेक्शन कमीशन ने जो है वो केस की तैयारी में बड़े बड़े ब्लेंडर्स कर दिए हैं, ऐसे ब्लेंडर्स कर दिए कि जिसके बाद इलेक्शन कमीशन को बड़ा मुश्किल है कि वो जो है उनका केस सस्टेन करे। और यही वजह है कि आपने देखा उसके बाद से, जब से ख्वाजा आरिफ साहब ने उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर दलाइल दिए हैं, तब से आप देखें 18 मार्च तक वो मुलतवी हुआ, 18 मार्च के बाद 30 मार्च तक मुलतवी हुआ, 30 मार्च के बाद 29 अप्रैल तक मुलतवी हो गया। और उसके बाद जब ये देखा गया कि तोशाखाना में कुछ नहीं निकला, तो वो फिर निकाह वाले मामले पे केस बनवा दिया गया। तो मसला ये है कि, और मैंने आपको कहा ना कि इससे ज्यादा क्या है कि इस वक्त आप इमरान खान को नहीं दिखा सकते। अभी इमरान खान तकरीर करे, हम नहीं दिखा सकते, कोई चैनल नहीं दिखा सकता, 1 मिनट के लिए नहीं दिखा सकते। तो दहशतगर्दी की इमरान खान के ऊपर FIR हैं, जिले शाह की FIR इमरान खान के ऊपर काट दी गई। अब तो इद्दत वाला मामला भी आ गया है। वो हाँ, से बढ़कर एक चीज़ सामने आ जाती है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ऐसा मामला जो मुअम्मा बन गया, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो भी हैरान हैं, जो रिपोर्ट करें वो भी हैरान है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म का इंतखाब कैसे हो गया, ये कौमी हुकूमत को बन गई। सभी ने सपोर्ट कर दिया। पहले था तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये तो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वो जो है वज़ीर आज़म हैं, पूरी की पूरी PDM की सपोर्ट भी उनके साथ है। ये क्या करिश्मा हो गया आज़ाद कश्मीर में, क्या जादू चला है, ये जिन्नात कौन है, क्या ये करामत है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला।
कई दिन हो गए, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा। धड़ेबंदी तहरीक इंसाफ के अंदर भी थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सुना कि जी वो बड़े एक्टिव हैं, उनका बंदा आ रहा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी मिल चुके हैं, कुछ लोग तहरीक इंसाफ के लिए तोड़ ले गए हैं, लेकिन कोई जोड़ तोड़ उस तरह नहीं हुआ। मुत्तफ़िक़ा ही उम्मीदवार आ गए सभी की तरफ से और अकेले ही आ गए चौधरी अनवारुल हक साहब, वो वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए। वैसे मुझे समझ नहीं है वैसे इंतखाब की फिर ज़रूरत क्या रह गई थी। और फिर जनाब हर तरफ से इनको वोट आए हैं। 52 के ऐवान में 48 वोट मिले, जो आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट है। ज़मील इसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। ऐसी ज़बरदस्त अगर किसी को हुकूमत मिल जाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं होना चाहिए। कमाल है ये। तो हम कुछ थोड़ा बहुत अगर इसका कुछ अंदाज़ देखते हैं, कहीं कहीं में बलूचिस्तान में कभी कभी ऐसे नज़र आता है कि कोई पार्टी बाहर नहीं होती, देखना पड़ता है अपोजिशन में है कौन। बल्कि विफाक में जो अपोजिशन में होता है वहाँ हुकूमत बैठा होता है और हर किसी को कोई ना कोई वजारत मिल गई होती है, कोई ना कोई मुशीर होता है, कोई बाहर नहीं होता इक़्तिदार से। तो यहाँ भी मुझे लगता है वही होने जा रहा है आज़ाद कश्मीर में। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मेरा ख्याल है इन्होंने भी कौमी असम्बली का मॉडल फॉलो कर लिया। राजा रियाज हैं एक तरफ, दूसरी जानिब शहबाज शरीफ हैं, तो इन्होंने भी ऐसी ऑपोजिशन यहाँ पर, तो वो भी नहीं बची, तकरीबन मतलब यूनानिमस डिसीजन हुआ है कि 48 वोट मिल गए हैं, जो आपने भी कहा है कि रिकॉर्ड टूट गया है। तो सुनते हैं हम इस तरह बांग्लादेश में होता है, इस तरह से 98% वोट मिल जाता है, या दीगर जगहों पे होता है जहाँ पर जो है वो कोई ख़ास जमहूरी इक़्तिदार नहीं है। बट मेरे लिए हैरान कौन है उसकी वजह यह है कि एक रोज़ पहले जो हम डिबेट कर रहे थे, जो ख़बरें वहाँ से आ रही थी वो यही थी कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, पीपल्स पार्टी की उसको सपोर्ट होगी, तहरीक इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और नून लीग भी साथ देगी उनके उम्मीदवार का। लेकिन यहाँ PTI भी ऑन बोर्ड आ गई है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इसमें आइडियोलॉजी कहाँ पे है, इसमें नज़रिया कहाँ पे है सियासत के अंदर, के बीच में लेफ़्ट की पार्टी भी है, राइट की भी है, सेंटर की भी है। तो आमेज़िश हो गई है तमाम आइडियोलॉजीज़ की। और वैसे भी नज़रिया सियासत में इतना पाकिस्तान में तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट होता है। उसमें सिर्फ यही है कि पावर गेम होती है और जिसका जो है वो नंबर पूरा हो जाता है उसी के नारे लगते हैं। तो यहाँ भी यही नज़र आ रहा है कि कोई नज़रियाती तौर पर कोई इत्तेहाद नहीं बना, ये सिर्फ नज़रिया ज़रूरत के तहत बना है और तमाम पार्टीज़ जो हैं एक ही पेज पर हैं कि मिल के रूल करना है और मज़े लूटने इक़्तिदार के। अच्छा, जितना हम यहाँ पर इंतशार अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं अभी हम विफाकी सतह पर या पूरे मुल्क में, उस लिहाज से तो आज़ाद कश्मीर का सदीक जान हमें बड़ा अच्छा लगना चाहिए, बड़ा अप्रीशिएट करना चाहिए कि एक नेशनल गवर्नमेंट बन गई है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर जमहूरियत की बात करें, माशरे में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि सारे ही मिल गए हैं जनाब हुकूमत में, तो तनकीद करने वाला, इस्लाह करने वाला, कोई पॉइंट आउट करने वाला, वो तो कोई बचा ही नहीं। तो यार अच्छी बात है ना, कोई तनकीद करने वाला नहीं बचा, वरना आपको पता है आजकल जो तनकीद करता है उसको उठा के ले जाते हैं और जो उसके साथ करते हैं वो आपके सामने। तो बड़ी अच्छी बात है सारे हुकूमत में, और ये कौमी हुकूमत है, बन गई है। बस ये बड़ी कामयाबी है हमारी, जिन्होंने भी ये किया उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़े उन्होंने आज़ाद कश्मीर को फतह कर ली है। माशाल्लाह बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त हुकूमत बनवाई है। अब आज़ाद कश्मीर जो है वो खुशहाल हो जाएगा, अब वहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहेंगी और बड़ी कामयाबी है जी। जिन्होंने भी किया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और बस यही है कि मसला कि वो पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली में भी उन्होंने एक ज़बरदस्त मॉडल जो है मुतारिफ करवाया, और लेकिन पंजाब में भी वो यही चाहते हैं। हाँ, हर तरफ शायद कोशिश यही होती है, चाहत यही होती है कि पूरी कौम, इसको हम ये समझते हैं कि पूरी कौम के रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हो गए। जो शहबाज शरीफ साहब का ख्वाब था कि एक नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और सारे मिलकर आए, वो सिवाय तहरीक इंसाफ के सारे मिल गए, लेकिन हमने मसाइल हल होते नहीं देखे। अगर यही कुछ अल्लाह ना करे, लेकिन खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर में हम देखते हैं लोगों के मसाइल हल नहीं होते, उनके भी फिर भी खदशात रहते हैं, तो फिर लोग किस तरफ देखेंगे, किस निज़ाम की तरफ देखेंगे, वो कहाँ जाएंगे? सदीक जी, मैं आप मुज़म्मिल साहब से पूछ रहे हैं। जी जी, देखें सिस्टम तो यही चलेगा जो इस वक्त जिस तरह का कश्मीर में और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मामलात किए जा रहे हैं। बस हम तो बार बार यही गुजारिश ही करते हैं कि थोड़ा सा अवामी एहसास को देख लें, अवामी जज्बात को देख लें, आइन को देख लें, कानून को देख लें, कायदों को देख लें, ज़ाब्तों को देख लें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस वक्त ज़िद और अना जो है वो प्रीवेल कर रही है। आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते उनको नहीं देखा जा रहा। अच्छा मुज़म्मिल, आपको ये जो जिन्नात वाला खेल है ये भी आपको प्ले होता नजर आया? क्योंकि यकीन जाने मैं भी इस पे देखता रहा, किसी का भी तज्जिया दुरुस्त साबित नहीं हुआ। हत्ता के अंदर की कहानी यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे जो इस काम में लगे जोड़ तोड़ में, उनको भी समझ नहीं आई
बिल्कुल। कि ये आखिरी वक्त पर रात गए, ये हो क्या गया है, बिल्कुल कि सारे इकट्ठे हो गए तो कमाल ही हो गया। नहीं, ऐसे तो काफ़ी करिश्मे होते रहे पाकिस्तान की सियासत में पहले भी, और ऑब्वियसली अगर आप ये सोचें कि ये तमाम सियासी पार्टियों ने कोई नज़रियाती इत्तेहाद कर लिया है या इनको एक दूसरे की समझ आना शुरू हो गई है या इन्होंने कह दिया कि नहीं हम एक दूसरे की सियासत को भी एंडोर्स करने लगे हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसकी वजह है कि जितने सेंटर में इख्तलाफात हैं वहाँ भी उतने ही होंगे। टिकट सेंटर से जाता है, उम्मीदवार सेंटर से जो है वो चूज़ होता है, तो वहाँ जाकर तमाम मसाइल का हल हो जाना, ये ऐसा तो नहीं है कि मुजफ्फराबाद से आगे जाके सियासी मामलात हल हो जाते हैं। अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि मुजफ्फराबाद के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस रखें APC, और जो कौमी असम्बली के मसाइल हैं वो भी वहाँ जाके हल कर लें आप। तो अगर इख्तलाफात है, कोई शक नहीं, बिल्कुल, तो अगर उसके बावजूद अगर इतना कंसेंसस हम देख रहे हैं कि 48 वोट एक मेंबर को पड़ गए हैं, तो मेरे नज़दीक तो हैरान कुन है ही, और मुझे नहीं लगता कि कोई इन सियासी पार्टियों ने बजाते खुद कोई मसाइल को रिजॉल्व इतनी जल्दी किया है। मगर क्या ये जमहूरियत के लिए अच्छा है, क्या ये लोगों के लिए अच्छा है? देखिए बिल्कुल मैंडेट इसको कहते हैं, नहीं, हेल्दी बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि इफेक्टिव अपोजिशन के बगैर सियासत का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अपोजिशन और पार्लिमानी मॉडल का कॉन्सेप्ट ही ये था कि अपोजिशन नुक्ताचीनी करेगी, कड़ी तनकीद करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबली काम करेगी, क्योंकि अपोजिशन जो है वो भी आवाम की नुमाइंदा होती है और उसका काम ये होता है कानून साजी में नुक्ता तनकीद करना, उसको बेहतर करने के लिए। अगर सब इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं तो फिर कोई किसी से सवाल नहीं कर सकता कि आपने ये लेजिस्लेट क्यों किया, आपने आवाम को हकूक़ दिए नहीं दिए, आपने फ़ंड सही इन्वेस्ट किया नहीं किया। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एन अपोजिशन ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर भी लोगों के मसले देखिए ना, एक तो ये होता है कि जी शैडो गवर्नमेंट का भी हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, लेकिन वो ना भी हो तो लोगों के पास ये होता है कि अच्छा इनकी कारकर्दगी ठीक ना हुई तो हम दूसरे को करेंगे, और यही आपको खौफ भी होता है कि मैंने डिलीवर करना है वरना लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ तो सब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो लोगों का एतबार तो फिर सिस्टम से उठ जाता है। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, लोगों से उम्मीद एक छिन जाती है कि भाई यहाँ तो सारे इकट्ठे हुए हैं, ये तो इक़्तिदार की खातिर होते हैं, हमें बस लड़ाते थे, हम कारकुनों को लड़ा रहे हैं और एक दूसरे से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फायरिंग हो रही है, और जैसे ही वो आए तो सारे इकट्ठे बगलगीर हो गए। बिल्कुल ऐसे है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये पता हो रूल करने वालों को कि हमें कोई हटा नहीं सकता, तो उसके बावजूद वो फिर एहतसाब का अमल ख़त्म हो जाता है। उनको जब मालूम है कि हमारे पास 5 साल हैं, हम जितनी देर जो मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी कंडक्ट हो, जैसी भी परफॉर्मेंस हो, हमें हटाने के लिए अपोजिशन का प्रेशर ही नहीं है, तो फिर आप खुलकर खेलते हैं, फिर आपको कोई खौफ नहीं होता, फिर आप एहतसाब के लिए अपने आप को पेश नहीं करते। तो यहाँ भी वैसा ही होगा। नेशनल गवर्नमेंट का मसला ये होता है कि वो आवाम की नुमाइंदा नहीं होती, वो इतनी टुकड़ों में बटी होती है कि वो रूल नहीं कर सकती। जो उनको लाता है, जो उनको बिठाता है, जिसकी सपोर्ट से वो बनती है, फिर वो सिर्फ उन्हीं को जवाब दे होते हैं। तो ये बज़ाहिर हमें लगता है कि बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो ये कोई इतनी अच्छी बात भी नहीं है। बहरहाल हमारी तो नेक तमन्नाएँ हैं कि नए वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर के उम्मीद करते हैं कि जी सबको साथ लेकर चलेंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा भी है, लेकिन लोगों का इसमें भला होगा तो पता चल जाएगा, वरना लोग फिर खुद फैसला करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।